हेलो गाइस, तो आज हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। इस लास्ट चैप्टर में हमने रेशियो कंप्लीट करा था, जिसमें हमने रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कंप्लीट करे थे और उसके जितने PYQ रेशियो के उसके ऊपर आए हुए हैं वो करे थे। आज हम प्रोपोर्शंस के ऊपर जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, मीन्स जैसे हमारा इसे बेसिक से मीन्स हम पूरा क्या प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शंस के कौन कौन से थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलते हैं, और हमारे वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे होते हैं और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन मिक्स्ड प्रोपोर्शन कैसे होते हैं। हम ये आज सारे इनके ये पहले सारे इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कौन से होते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर जितने भी हमारे JMI MBA में और केट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। एक जैसा आपके ऊपर आपने देखा भी होगा, केट में कई बार आया हुआ है डायमंड वाला क्वेश्चन, वो भी हम लास्ट में आज सॉल्व करेंगे। आप ये लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, आपका जितना भी प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आज के बाद आपको इसकी वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने की, सही है। और ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस चैप्टर के ये हमारे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन इसका जो यूज होता है पूरी अरिथमेटिक में, मींस पूरी अरिथमेटिक में यूज होता है। जैसा अब हम इसके बाद आपको टाइम्स एंड वर्क करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, उसमें सबको आपको इसका यूज दिखाएंगे। ये सब जगह यूज होता है, सही है। तो अब ये हम इससे स्टार्ट करते हैं अपने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन से। तो हमारी प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर शोन टू बी प्रोपोर्शन। मींस जैसे हमारे दो रेशियो दे रखे हैं, जैसे हमने कल रेशियो पढ़ा था, रेशियो के हमें दो रेशियो दे रखे हैं, A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C। मींस ये जो हमारे दो रेशियो, देखो ये अलग एक रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है। ये जो दो रेशियो अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं हम? दे आर कॉल्ड बी, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रोपोर्शन कह देते हैं। इसे हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं? एक तो हम ये ऐसे, ये आपको एग्जाम में अगर बाई चांस वैसे दिखता ज्यादातर ऐसे ही है, लेकिन अगर एग्जाम में एक प्रोपोर्शन लिखने का जो तरीका होता है, इसका 4 डॉट होते हैं। 4 डॉट मीन अगर आपको ये जो 4 डॉट होते हैं इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है, सही है। इसे हम ए से भी लिख सकते हैं और हम इसे ए से भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये हमारा क्या कहलाया जाता है? प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। अब प्रोपोर्शन के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, मींस इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। एक तो इसमें प्रोपोर्शंस, और मैं आपको एक ये और बता देता हूँ इन्हें प्रोपोर्शन में कहते क्या क्या है, सही है। जैसे कि एक ये देखो यहाँ पर A है और ये C, ये दोनों जो हैं ये दोनों, इन दोनों को क्या कहते हैं हम? जो बिल्कुल लास्ट में है, ये भी लास्ट में और ये भी लास्ट में, इसे क्या कहते हैं हम? एक्सट्रीम। क्या कहते हैं हम? एक्सट्रीम। और इन्हें क्या कहते हैं हम? दोनों को जो पास पास में, जो मतलब जो रेशियो के पास पास में है दोनों के, उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं मीन। उन्हें क्या कहते हैं? मीन। जैसे कि यहाँ से हमारे जैसा मीन इक्वल को इन्हें इक्वल रख देते हैं, उससे हमारा जैसे इसका कॉन्सेप्ट बनता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, सही है। प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मींस प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन कौन से होंगे हमारे? B इंटू बी इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होंगे हमारे? A इंटू C, सही है। तो हमारा B स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा A इंटू C, सही है। अगर मुझसे क्वेश्चंस में पूछने लगे कि मेरा मीन प्रोपोर्शन बताइए, सो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन, ये तो दोनों वैल्यू होती है। जैसे हमारा मीन प्रोपोर्शन, अगर यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, या जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे देता हूँ। एग्जांपल जैसे हमारा ये हम 2 रेशियो ले लेते हैं, 2:3 इक्वल टू 3:5, सही है। 5 नहीं, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कर लेता, 8 कर लेता हूँ, सही है। 3:5। अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे मेरे? यहाँ पर B की जगह पे मुझे क्या दे देंगे? यहाँ पर B दे देंगे, और मुझसे क्या पूछेंगे? मीन प्रोपोर्शन पूछेंगे, सही है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मेरा? ये दोनों जो जब मेरे इक्वल होंगे, जैसे कि यहाँ पर इक्वल है तो मैं A इंटू C कर दूंगा। अब ये वाली वैल्यू क्या है मेरी? एक्सट्रीम है दोनों की दोनों, जैसा हम यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रीम है, सही है। तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? B स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2। अब B स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 16, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 4। अब आप ये यहाँ पर भी रख के चेक कर लीजिए। जैसे चेक करेंगे आप, जैसे क्या होगा? 2/4 रखेंगे इक्वल टू रखेंगे, या 4/8 रखेंगे। अब यहाँ पर आप अपना अगर रेशियो निकालेंगे 1 रेशियो, तो यहाँ पर ये किससे कटेगा? 1/2 से। यहाँ पर किससे कटेगा? 1/2 से। सो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 इक्वल आ जाएंगे ना। मीन्स हमारा मीन प्रोपोर्शन की, अगर मीन की प्रोपोर्शन की वैल्यू रखकर अगर हमारे रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो हमारा वो मीन प्रोपोर्शन होता है, सही है। मीन प्रोपोर्शन का निकालने का आप अगर आप डायरेक्ट याद रखें तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है इसका B स्क्वायर
इक्वल टू बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। सही है, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये क्या होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। सही है, एक हमसे क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन पूछते हैं। अब मीन प्रोपोर्शन, अगर आप मीन प्रोपोर्शन तो आपको पता चल गया मीन प्रोपोर्शन कहते हैं किसे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये एक हमारा ये जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं ना, उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह देते हैं। जैसे ए इंटू सी बी इंटू बी हो गया, एक वो हमारा क्रॉस, या हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ से हम अपना मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। सही है, अब इसके बाद ये मैं रफ करके आपको, इसके बाद हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में प्रीपोजिशन के ऊपर थर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, फोर्थ प्रीपोजिशन क्या होता है, तो अब हम वो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये रफ करके अब हम थर्ड प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, थर्ड प्रीपोजिशन कैसे निकालते हैं। ये काफी इजी है, लेकिन ये जो ना क्वेश्चंस में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसका थर्ड प्रीपोजिशन क्या होगा, इसका फोर्थ प्रीपोजिशन क्या होगा। हमें क्वेश्चंस इस टाइम पे हमने जब पढ़ा नहीं होता तो हमसे गलती हो जाती है। सही है, जैसे कि मैं यहाँ पर थर्ड प्रीपोजिशन अब थर्ड प्रीपोजिशन कैसे निकालते हैं। अब थर्ड प्रीपोजिशन निकालने के लिए हमारे पास क्या होंगे, जैसे कि अब हमने यहाँ पर ये ले रखे, हमारे पास जो वेरिएबल होंगे थर्ड प्रीपोजिशन के लिए, हमें जो क्वेश्चंस में वेरिएबल गिवन होंगे, वेरिएबल कितने गिवन होंगे, 3 वेरिएबल गिवन होंगे। कौन कौन से, जैसे हमें लास्ट उसमें भी दे रखा था ए इंटू बी इक्वल टू बी अपॉन सी। सही है, बी अपॉन सी। तो ये होंगे तो इक्वल, क्योंकि प्रीपोजिशन पूछा है तो होंगे तो इक्वल, लेकिन मुझसे पूछा क्या है थर्ड प्रीपोजिशन। अब थर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, थर्ड प्रीपोजिशन होता है मेरा सी। थर्ड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं हम, अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछना कि फाइंड सी, क्वेश्चन में पूछता है थर्ड प्रीपोजिशन क्या होगा। अब थर्ड प्रीपोजिशन मुझे रेशियो दे दिया, अब थर्ड प्रीपोजिशन पूछा है मुझसे, तो थर्ड प्रीपोजिशन निकाल, उसमें मुझे क्या निकालना होगा, सी निकालना होगा। अब सी कैसे निकलेगा, सी को कैसे निकालेंगे, जैसे सी के हम डायरेक्ट मल्टी अपना आराम से सीधा ही निकालेंगे। सी इक्वल टू, अब यहाँ पर जैसे मैं सी को, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ए अपॉन ए, यहाँ पर बी इंटू बी अपॉन सी। सही है, यहाँ पर ये मैं बी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इंटू बी स्क्वायर, बी का बी से करके बी स्क्वायर। सही है, तो हमारा सी का कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये क्या होगा, मेरा थर्ड प्रीपोजिशन होगा। सही है, इसे क्या कहेंगे हम, थर्ड प्रीपोजिशन कहेंगे, मतलब सी का निकालना होगा हमारा थर्ड प्रीपोजिशन। अब यही ऐसा थर्ड प्रीपोजिशन हो गया। अब ऐसे ही हमारा फोर्थ प्रीपोजिशन पूछते हैं। अब फोर्थ प्रीपोजिशन में क्या होते हैं, हमारे 4 वेरिएबल गिवन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर थर्ड प्रीपोजिशन में हमारे 3 वेरिएबल गिवन थे हमें, अब फोर्थ प्रीपोजिशन में हमें 4 वेरिएबल गिवन होंगे। या जैसे कि आप देखेंगे, आप हम फोर्थ प्रीपोजिशन में हमें ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। सही है, फोर्थ प्रीपोजिशन में। सही है, अब फोर्थ प्रीपोजिशन में क्या निकालना होता, फोर्थ प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, फोर्थ प्रीपोजिशन कहते हैं हम डी को। किसे कहते हैं हम, डी को। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। मींस यहाँ पर मैंने ए अपॉन डी, आपके यहाँ पर क्वेश्चंस में जो गिवन होंगे, यहाँ पर रेशियोज इक्वल होंगे। मींस रेशियोज हमें मतलब वैल्यू दे रखे होगी 1/2, 2/3, या हमारे यहाँ पर एक्स दे देंगे। जैसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे दिखाई देंगे आपको, जैसे कि 2/3 इक्वल प्रीपोजिशन दे दिया हमें, प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या दे दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो 4/9। नहीं, ये कहाँ से कटेगा हमारा 2 6, और यहाँ पर हमारा 6। सही है, ये यहाँ पर हमें ये दे देंगे, या यहाँ पर हमें क्या गिवन होगा, एक्स गिवन होगा। सही है, एक्स। अब मुझसे क्या पूछेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्थ प्रीपोजिशन फाइंड करना है। सही है, इस क्वेश्चन का मेरा फोर्थ प्रीपोजिशन क्या होगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए फोर्थ प्रीपोजिशन क्या होता है मेरा, थर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है मेरा, मीन प्रीपोजिशन क्या होता है मेरा। सही है, सही है। तो हमारा फोर्थ प्रीपोजिशन क्या होता है, डी होता है। अब डी को कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि अपना डायरेक्ट वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी इंटू सी अपॉन ए। ये हो गया हमारा फोर्थ प्रीपोजिशन निकालने का फॉर्मूला। सही है, यहाँ पे अपनी एक तरफ को लिख लेंगे। जब आप एग्जाम में जाए उससे 1-2 दिन पहले अगर आप ये एक अपने आंखों के सामने को निकाल लेना चीजें, तो बस ये सारी चीजें याद रहेंगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है कभी कभी। मीन्स इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमें इन चीजों का नहीं पता होता तो हमें गड़बड़ी हो जाती है। सही है, इसके ऊपर आपको थर्ड प्रीपोजिशन, मीन प्रीपोजिशन या हमारा फोर्थ प्रीपोजिशन, इनके ऊपर क्वेश्चन भी हमारे को इतने खास होते नहीं है। मीन्स यही क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मुझसे जो है फोर्थ प्रीपोजिशन पूछा, अब मुझसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछी है, अब मुझे एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है 2/3 इक्वल टू 4/x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू क्या होगा मेरा, x इक्वल टू क्या होगा मेरा 4 × 3/2, सो 4 × 2। सही है, 4 वो 2 से 4 काटूंगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 2 3 जा 6।
सही है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 6 आ जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पर x की जगह पर 6 रखता हूँ तो ये क्या रेशियो मेरा सेम हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो देखो मेरा रेशियो सेम हो गया। ये मेरा ये वो हो जाते हैं मेरा प्रिपोर्शन हो गया। यहाँ पर मेरा फोर्थ प्रिपोर्शन क्या आएगा मेरा 6 आएगा। अगर मैं 6 रखता हूँ तो ये दोनों रेशियो मेरे इक्वल हो जाएंगे। इसी को मैं फोर्थ प्रिपोर्शन, थर्ड प्रिपोर्शन, अपना मीन प्रिपोर्शन हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अब हम करते हैं जैसे इसके ऊपर हमारे मीन प्रिपोर्शन के ऊपर, मीन प्रिपोर्शन, थर्ड प्रिपोर्शन या फोर्थ प्रिपोर्शन के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो ट्राई करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे फाइंड द थर्ड प्रिपोर्शन ऑफ 4 and 6। तो थर्ड प्रिपोर्शन जैसे आपको अभी मैंने बताया था, थर्ड प्रिपोर्शन कैसे क्या शो होता है हमारा, जैसे आपको डायरेक्ट ऐसे तो शो होने का नहीं है कि a अपॉन b हमारा लिखा हुआ कैसा होता है, थर्ड प्रिपोर्शन a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c। अब हमें निकालना क्या है c, थर्ड प्रिपोर्शन में हमें क्या निकालना होता है, सी निकालना होता है। सही है। अब हमें क्या क्या पता है, हमें ए और बी का पता है, तो हम इसे कैसे कैसे लिखते हैं, ए अपॉन 6 अपॉन सी। सही है। हमें निकालना क्या है, अब सी निकालना। देखो हमें क्वेश्चन में ए से गिवन होगा और हमें ये जैसे मैं कह रहा था कि हमें डायरेक्ट सी निकालना, ए से नहीं, ए से अब हमें इसका थर्ड प्रिपोर्शन निकालना। अब हमें इसका थर्ड प्रिपोर्शन निकालने के लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि थर्ड प्रिपोर्शन कहते किसे है तो हम निकाल सकते हैं। सही है। जैसे अब सी है, अब तो आपको अब ये पता है तो अब तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट जैसे सी इक्वल टू 36, वो 6 × 6 अपॉन 4। सही है। सी का फॉर्मूला हमने जैसा भी बताया भी था, इसका थर्ड प्रिपोर्शन का बी स्क्वायर अपॉन ए होता। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ से अगर आप बी डायरेक्ट लगाएंगे, जैसे ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अब थर्ड प्रिपोर्शन निकालने मतलब थर्ड वैल्यू निकालनी है, सो हमारा फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ से ये 3 3 जा 36 अपॉन 4, 36 को 4 से 9। अब तो सी थर्ड प्रिपोर्शन क्या आएगा हमारा 9, मीन्स थर्ड प्रिपोर्शन क्या होगा, इसका आंसर हमारा 9 इसका आंसर होगा। सही है। ये हमारा, अगर आपको ये डायरेक्ट अगर आपको देखो ये नहीं पता ये कैसे है, तो आप इसे अगर आप सपोज करना अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पता बहुत इजी है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाते हैं बिल्कुल यही निकालने को। सही है। अब जैसे मैं आपको एक थर्ड प्रिपोर्शन हो गया, अब एक फोर्थ प्रिपोर्शन के लिए बताता हूँ। फोर्थ प्रिपोर्शन फाइंड द फोर्थ प्रिपोर्शन, उसमें वैल्यू क्या क्या गिवन होंगी हमारी वैल्यू, एक बार को मैं अभी चेक कर लेता हूँ वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, की क्वेश्चन की वैल्यू क्या क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 6 8 और 9, 6 8 एंड 9। अब हमें इसकी निकालनी क्या है, फोर्थ प्रिपोर्शन। इसका क्या निकालना है, हमें फोर्थ प्रिपोर्शन निकालना। अब मैं यहाँ से इसे रफ करके आपको इसकी फोर्थ प्रिपोर्शन निकालते हैं। हमें फोर्थ प्रिपोर्शन भी हमें पता है, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में पढ़ा फोर्थ प्रिपोर्शन कैसे कहते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, ये सी हुआ। अब हमें निकालना क्या है, फोर्थ प्रिपोर्शन में डी निकालना है। निकालना क्या है, डी। तो डी निकालने के लिए जैसे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हमें चाहिए। अब इसके बाद हम ए की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 8 और डी सी की वैल्यू क्या है 9 अपॉन डी। अब मुझे डी निकालना है, फोर्थ प्रिपोर्शन डी इक्वल टू क्या होगा मेरा 8 × 9 अपॉन 6। सही है। ये मेरा ये अब मैं इसे 2 से कैंसिल करूंगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से 9 को काटूंगा 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 12। या अब आप इसे जो ना यहाँ पर हमारे फोर्थ प्रिपोर्शन क्या होगा, इसका आंसर हमारा 12 इसका आंसर होगा। ये आप इसे क्वेश्चंस में देखा आप रख के देखेंगे तो हमारा रेशियो भी सेम आएगा। जैसे आप अगर रखना चाहें 8 अपॉन 4 वो 6 अपॉन 8 इक्वल टू 9 अपॉन 12। सो इन दोनों का जब रेशियो चेक करेंगे हम, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो मतलब सबसे स्मॉलर रेशियो, तो यहाँ पे ये किससे कटेगा, ये 3 अपॉन 4 से, मतलब 2 से जब कैंसिल करेंगे यहाँ पे इसे 3 से कैंसिल करेंगे 3 अपॉन 4। सही है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 4। सही है। ये हमारे रेशियो सेम हो गए। सही है। हमें क्वेश्चंस में ये रेशियो सेम होते हैं, ये भी हमें क्योंकि ये रेशियो सेम होते हैं, यहाँ से जब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो हमारा रेशियो सेम हो जाती है। कभी आप ये कि यहाँ पर तो 6 अपॉन 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 अपॉन 12, मतलब मीन्स यहाँ पे तो सारी वैल्यू अलग आ रही रेशियो, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होती है। सही है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें फोर्थ प्रिपोर्शन निकालते किसे, डी को हम फोर्थ प्रिपोर्शन कहते हैं अपना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये डायरेक्ट आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब इस ए से ही हमें मेन प्रिपोर्शन भी दिया जाता है। अब मैं जैसा आपको मीन प्रिपोर्शंस के लिए हमें क्या दे देते हैं, उसमें खाली 2 वैल्यू देंगे। मीन प्रिपोर्शन हमारी क्या क्या हो सकती है। अब इसका मीन प्रिपोर्शंस क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 दे रखा है तो मैं यहाँ पर ही ले लेता हूँ 4 एंड 9 का मुझे मीन प्रिपोर्शन निकालना है। क्या है, क्या निकालना है, मीन प्रिपोर्शन।
सही है। 4th एंड 9 का मुझे मीन प्रिपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रिपोर्शन कैसे निकलता है मेरा? मीन प्रिपोर्शन के लिए जैसे कि मीन प्रिपोर्शन का हमें क्या बताया गया है, मीन प्रिपोर्शन कौन सा होता है? बी की वैल्यू, मतलब एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपॉन प्रोडक्ट मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो बी इक्वल टू बी अपॉन सी। सो मीन वैल्यू कौन सी होती है? ये और ये। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। सही है। अब b इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। सो ए की वैल्यू क्या है मेरी? यहाँ पर a की वैल्यू और c की वैल्यू जब हमें मीन प्रिपोर्शन की गिवन हो तो क्या 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 वैल्यू की गिवन होती है? a की और c की। b की वैल्यू मुझे निकालनी होती है। अब a की वैल्यू क्या है मेरी? 4 और c की वैल्यू क्या है? 9 अंडर रूट, ये कितना होगा? 36 अंडर रूट 36 का किसका स्क्वायर रूट होता है? मेरा 6 का। तो b की मेरा मीन प्रिपोर्शन क्या आएगा यहाँ पर? 6 इसका आंसर होगा। सही है, ये मेरा 6 आंसर होगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सारी वैल्यू रख के देख लिया, इसका आंसर मतलब रेशियो इन दोनों के सेम आ जाएंगे। सही है। तो इसके बाद हम ये हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हम वेरिएशन पढ़ते हैं अपना। सही है। ये तो हमारा इसके जितने भी है मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, क्वेश्चंस आते कैसे, और क्वेश्चंस भी इसके ऊपर जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं, मींस टफ भी काफी टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब बेसिक उसका यही होता है। क्वेश्चन मींस इसी के साथ घुमा लेंगे बहुत सी वैल्यू में, जैसे एक का प्रिपोर्शन दे दिया, फिर अगला प्रिपोर्शन पूछ लिया। सही है, यही होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट उसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही होगा, निकाल देगा। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी, या अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप चेक करेंगे तो आपको PYQ में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मीन प्रिपोर्शन निकालना है, 4th प्रिपोर्शन निकालना है, 3rd प्रिपोर्शन निकालना, ये हमसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम वेरिएशन पढ़ते हैं। अब वेरिएशन में क्या क्या था हमारा, जैसे मैं रफ करके वेरिएशन बताता हूं आपको। वेरिएशन क्या होता है हमारा? वेरिएशन में हम वेरिएशन में क्या चीज पढ़ते हैं? वेरिएशन में पढ़ते हैं 3 चीजें। जैसे आप जैसे ज्यादातर देखेंगे भी तो एक आता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा वेरिएशन कहलाया जाता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं, ये की बात होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शन या मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये हमारे 3 तरीके के वेरिएशन होते हैं। सही है। इसको इनको ऊपर 1-2 बार केट में भी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वे थोड़े लेंदी थे। आप हम लास्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं। और इसका यूज आप जब टाइम एंड वर्क करेंगे तो उसमें इसका वेरिएशन का यूज बहुत ज्यादा यूज होगा। सही है। टाइम एंड वर्क आपको अगर ये समझ में आ गया तो टाइम एंड वर्क आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट प्रिपोर्शन क्या होता, इनडायरेक्ट क्या होता, मिक्स्ड प्रिपोर्शन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया तो सही है। अब इसके बाद जैसे डायरेक्ट प्रिपोर्शन। डायरेक्ट प्रिपोर्शन क्या होता है? जैसे कि आप एक सपोज करिए आपके घर में क्या वर्कर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्कर। अब एक वर्कर जो है एक दिन में एक चेयर बना रहा है। सही है। या एक चेयर बना रहा है, एक दिन में एक वर्कर एक ही चेयर बना रहा। सही है। तो अगर मैं वर्कर को ज्यादा कर दूंगा, जिस वर्कर अगर मैंने एक दिन में एक चेयर बना रहे, अब मैंने 5 वर्कर लिया है तो 5 चेयर बनाएंगे वो। सही है। तो मीन्स मेरा क्या होगा, जब मैं वर्कर को बढ़ाऊंगा तो मेरा काम जो होगा, काम भी ज्यादा होएगा। सही है। जैसे कि अब जैसा हम आप सपोज करें कि एक वर्कर जो है हमारा एक दिन में एक दीवार खड़ी कर रहा है। सो 4 दिन में अगर मैं उसी दिन एक दिन में ही 4 वर्कर बुला लूं तो वे 4 दीवारें खड़ी कर देंगे। सही है। जब 4 दीवारें खड़ी कर देंगे तो मेरा काम क्या हुआ, एक दिन में ज्यादा काम हो गया ना। वरना अगर मैं एक ही वर्कर को बुलाता तो खाली एक ही वॉल खड़ी होती। अब मैं 4 वर्कर को बुला के मेरा 4 गुना ज्यादा काम हो गया है। सही है। तो जब मेरा वर्कर ज्यादा आएंगे, मीन्स मेरा वर्कर ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा, मेरा वर्क ज्यादा होएगा। सही है। काम जब ज्यादा होएगा, सही है, अगर मेरा वर्कर का ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा होगा। तो इसे जब काम दोनों चीजें जब बढ़ती हो, मतलब एक चीज के बढ़ाने से दोनों चीजें बढ़ती हो। अब जैसे अगर मैं वर्कर कम कर दूंगा तो मेरा काम भी कम होएगा। सही है। जैसे मेरे यहाँ पर शुरुआत में 5 वर्कर आते थे काम करने, अब वो एक ही आ रहा है तो 5 वर्कर जैसे अगर 5 चेयर बनाते थे तो अब एक वर्कर आके तो एक ही चेयर बना रहा है, तो मेरा काम जो है काम कम हो रहा है। मीन्स जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे भी ऐसे ही इफेक्ट पड़े। मींस या तो ये इंक्रीज हो, जब ये इंक्रीज होगा, सही है, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। सही है। ये डायरेक्ट में होता, अरे ये डिक्रीज होंगे तो ये भी डिक्रीज होंगे। मींस ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे और ये कम होगा तो ये भी कम होंगे। इसे क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट प्रिपोर्शन कहते हैं। अब डायरेक्ट प्रिपोर्शन इसे लिखते कैसे हैं? जैसे कि
अब यहाँ पे तो मैंने वर्कर लिख रखा है। अब आप ये जैसे सपोज कर लिए वर्कर ए है, ए डायरेक्टली प्रिपोजिशन है, वर्क हमने बी ले लिया, सही है। ए डायरेक्टली प्रिपोजिशन है किसके, बी के। अब ए इक्वल टू ए, इसके जब हम इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट मींस इसकी जो के की वैल्यू होंगी वो हमेशा सेम होंगी, सही है। तो यहाँ पर जैसे वर्क आप ये कितना ही बढ़ा लें, आप वर्कर को कितना बढ़ा लें या वर्क को कितना बढ़ा लें, के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होंगी। ये दोनों बढ़ सकती है जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होंगी, सही है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रिपोजिशन का, और इसे जब हम इक्वल रखते हैं तो ये हमारा ये हो जाता है। अब इसके बाद हम इनडायरेक्टली प्रिपोजिशन करते हैं, इनडायरेक्ट प्रिपोजिशन या इनवर्सली प्रिपोजिशन। अब ये मैं रफ कर देता हूं और रफ के मैं यहां पर लिख देता हूं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनवर्सली प्रिपोजिशन या डायरेक्ट प्रिपोजिशन, इनडायरेक्ट प्रिपोजिशन, सही है। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे कि आपके हम वर्कर वाले एग्जांपल ले लेते हैं। अब वर्कर है, अब वर्कर जो है एक वर्कर मतलब एक, अगर मेरे पास कितने वर्कर है, शुरुआत में एक वर्कर है, वो एक दिन में एक चेयर बना रहा है। मींस या जैसे एक दिन में एक चेयर, मतलब एक दिन में एक वॉल तैयार कर रहा है। अब मतलब ये एक वर्कर कितने, मतलब एक पूरा कमरा 4 वॉल जो है वो कितने दिन में स्टार्ट कर रहा है, 4 दिन में बना रहा है, सही है। मतलब कि एक जैसे एक दिन में एक वॉल पूरी खड़ी कर रहा है ये, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी स्टार्ट कर रहा है। मतलब चार वॉल को खड़ी करने में ये कितना टाइम ले रहा है, 4 टाइम, मतलब कितने 4 दिन ले रहा है। अब मैंने वर्कर को बढ़ा दिया, वर्कर मैंने एक दिन में ही 4 बुला लिए, तो ये जब 4 वर्कर हो गए तो मेरा टाइम जो होंगे वो एक दिन में ही खड़ी कर देंगे। पहले 4 दिन में जो वॉल खड़ी कर रहे थे एक वर्कर, अब वो एक दिन में ही 4 वर्कर खड़ी कर देंगे। मींस मैंने अगर वर्कर को बढ़ा देता हूं तो टाइम मेरा कम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम क्या होगा मेरा, कम लगेगा। अब जब कम लगेगा मतलब मैं वर्कर को बढ़ा रहा हूं तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम को घटा रहा हूं मींस टाइम को बढ़ा रहा हूं तो मेरा वर्कर कम लगेंगे, सही है। या ये जैसे आपको ये स्पीड और डिस्टेंस से भी मैं आपको समझा देता हूं, ज्यादातर ये आपको उसी से ही समझाया जाता है, जैसे स्पीड। अब ये जैसे स्पीड अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी है, जैसे मैं अगर यहाँ से स्पीड बढ़ा दी मैंने, अब मैं कार जैसे 15 किलोमीटर की स्पीड पे जा, मतलब मैं एक 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, अब मैंने स्पीड को जो है घटा दिया, मीन्स मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो अब मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, लेट पहुँचूंगा मैं, सही है। पहले मैं जब 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 1 घंटे में, मतलब ये 100 किलोमीटर 1 घंटे में पहुँच रहा था मैं। अब मुझे कितना टाइम लग रहा था, मुझे 100 किलोमीटर करने में 1 घंटा लग रहा था। अब मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, 50 किलोमीटर प्रति आवर की, तो अब 1 घंटे, अब मैं 100 किलोमीटर कितने देर में पहुंचूंगा, 2 घंटे में, सही है। तो मेरा स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम कम हो जाएगा, सही है। ये होगा था मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटे और दूसरी चीज के घटने से, या तो एक चीज जैसे अभी हमारा इसमें यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहे थे या दोनों डिक्रीज हो रहे थे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में एक इंक्रीज होगा, सो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। या अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होएगा, सही है। ये हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है। अब इसे कैसे लिखते हैं हम, जैसे इसमें भी सिंपल सा, ये हम प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं स्पीड का, जैसे हम ऊपर वाला एग्जांपल ले रहे थे वही ले लेता हूं मैं, वर्कर इक्वल प्रोपोर्शन होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, टाइम के, सही है। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता, इक्वल साइन लगाता, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, कांस्टेंट ले लूंगा। यहाँ पर इक्वल साइन हटा के कांस्टेंट ले लिया, जो मेरा कांस्टेंट हमेशा इक्वल होता है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स्ड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं हम, मिक्स्ड प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, मतलब दोनों का यूज हो। मींस जैसे कि अगर हमारा वर्कर के साथ लगाऊं मैं, वर्कर किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, वर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, टाइम के। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया वर्क के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके, टाइम के, सही है। तो यहां पर जो होगा हमारा, ये क्या कहलाया जाता है हमारा, मतलब मींस एक ही चीज में हम दोनों चीजों का यूज कर लें, डायरेक्टली का भी और इनडायरेक्टली का भी, सही है। ये दोनों जब मैं मिक्स कर दूं दोनों को, तो इसे क्या कह देते हैं हम, मिक्स्ड प्रोपोर्शन कह देते हैं। जैसे अब वर्कर क्या हो जाएगा मेरा, वर्कर यहां पर कांस्टेंट हटाएंगे हम, के लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ये क्या होता है हमारा, मिक्स्ड प्रोपोर्शन होता, सही है। ये क्या होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता, और ये वाला क्या होता है हमारा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता,
सही है। ये आपको सारे इन्वर्सली, डायरेक्टली और हमारा मिक्स्ड प्रिपोजिशन सारा समझ में। अब इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे इसके ऊपर जो JMI MBA में और KET में जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम करते हैं अब इसके ऊपर। सही है, आपको ये अब ये समझ में आ गया होगा, हम क्वेश्चंस कराते हैं हम इसके ऊपर। तो मैं ये रफ करके क्वेश्चंस कराता हूँ। सो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मीन्स हमारा वेरिएशंस का पहला क्वेश्चन है। ये क्या कहता है हमारा, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो हम इसे कैसे लिख लेते हैं, x जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, एंड x इक्वल टू 12, x क्या है हमारा 12 है, कब, व्हेन y इज इक्वल टू 4, मीन्स x 12 होगा कब, जब y जो मेरा 4 होगा। सही है, देन फाइंड करना है मुझे। अब जब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ये पहले 12 और 4 लिखने से पहले मैं यहाँ पर अपना प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता, जैसे हमने बताया था x का जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता मैं, x इक्वल टू के इंटू वाई। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में मैं इक्वल लगा के उसका एक कांस्टेंट लगा देता हूँ। सही है, सो मेरा x की वैल्यू क्या है, अब मेरी x इक्वल टू 12 और k और y की वैल्यू क्या है मेरी 4 है। सो मैं k को इससे काटूंगा, जब ये मेरा मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3, k की वैल्यू आ गई मेरी 3। सही है, ये 3 जो होगी मेरी हर केस में, अब जो आगे को जितने भी केस होंगे ये k की वैल्यू मेरी हमेशा 3 होगी, किसके लिए, x एंड y के लिए। देन अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है x कब फाइंड करना है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y का, और x फाइंड करना है मुझे किसके, y के लिए। तो y कब है मेरा, y जब हो, y कब हो मेरा, y क्या हो, y 10 हो। सही है, तो x इक्वल टू k इंटू वाई। अब मुझे x फाइंड करना है, तो k क्या है मेरा, k क्या है मेरा, k 3 है, एंड y क्या है मेरा, y है मेरा 10। सो मुझे x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 30, इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 30। सो ये क्वेश्चन हमारे ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसी के ऊपर जब हम और यही क्वेश्चन सिंपल और यही इजी यही टफ बन जाते हैं। अब हम आगे को और करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ये चीज़ें सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको। सही है, अब हम ये रफ करके मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको अपना। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, इफ x जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, x जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम, तो हमारा क्या लिखता है, k अपॉन y स्क्वायर। सही है, अब वे एंड x क्या है हमारा 18 है, x हमारा 18 है कब, जब वेन y इक्वल टू 3 है, y अपॉन 3 है, 3 का, अब जैसे 3 तो ये हमारा देखो, हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहे थे यहाँ पर क्या था हमारा स्क्वायर था, तो हमने y की वैल्यू 3 लगकर यहाँ पर क्या जाएगा हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मीन्स हमें स्क्वायर आए, यहाँ पर क्यूब हो या यहाँ पर 4 वैल्यू हो, हमें बस x और y की वैल्यू रखनी है और उसके साथ प्रोपोर्शनलिटी साइन चलना। हमारा इनवर्सली है तो इनवर्सली और डायरेक्टली है तो डायरेक्टली। ये अगर यहाँ पर डायरेक्टली होता है तो डायरेक्टली लिख के चलते हैं हम, और इनवर्सली है तो इनवर्सली। अब यहाँ से हम शुरुआत में क्या करना होता है, शुरुआत में हमें जब हमें फर्स्ट केस दे रखा हो तो फर्स्ट केस से हमें k की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हम फर्स्ट केस में k की वैल्यू निकाल लें और सेकंड केस में वही k की वैल्यू पुट करके हमसे जो भी पूछा है, हमसे x की पूछी, y की पूछी, और हमसे यही, अगर हमें 2 प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है तो मतलब 2 प्रोपोर्शन दे रखे तो हमें x और y पूछेंगे, या हमें 3 वेरिएशन दे रखे तो हमें 2 वैल्यू दे रखी होंगी और थर्ड वैल्यू पूछेंगे। मीन्स हमें फर्स्ट केस पुट करके हमें क्या निकालनी होती है, k की वैल्यू पुट निकालनी होती है। सही है, अब जैसे मेरी इस वाली केस की वैल्यू क्या आएगी, k की, k इक्वल टू 18 इंटू ये हो जाएगा 9, यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 9। अब मैं यहीं पे इसे रोक देता हूँ। अब मैं दूसरा अपना सेकंड केस हमारा सेकंड स्टार्ट करता हूँ। सेकंड केस में क्या कहते हैं हमारा, ये तो हमारा x k अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो हमारा चलता रहा है क्योंकि हमारा इसका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, अब मुझे निकालना क्या है, x निकालना है, और y क्या है मेरा, y मेरा इनवर्सली, y की वैल्यू क्या है मेरी अब 6 है, y k की वैल्यू मेरी 18 इंटू 9 है, और y की वैल्यू क्या है मेरी 6 की क्या है मेरा 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर को मैं 6 को 2 टाइम्स लिख दूं। सही है, अब 6 को 2 टाइम लिखूंगा, 6 3 जा 18, सही है, 18 2 जा वो 3 2 जा, यहाँ पे क्या जाएगा 16, मतलब 3 2 जा 6, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, मेरी x की वैल्यू आएगी 9/2, 9/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं रही है, या मुझे ऑप्शन में 9/2 या 4.5 इसका आंसर गिवन होगा।
सही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं इसी टॉपिक के, मींस ज्यादातर क्वेश्चन। अब हम मिक्स्ड, ये हमारा इन्वर्सली प्रिपोजिशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्ट प्रिपोजिशन का उठाया था, सेकंड ये इन्वर्सली प्रिपोजिशन का है। अब हम मिक्स्ड प्रिपोजिशन का उठाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब ये मेरा अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए डायरेक्टली प्रिपोजिशन है किसके, बी स्क्वायर के, और ए जो है हमारा इन्वर्सली प्रिपोजिशन है किसके, सी के। सो ए जो है हमारा डायरेक्टली प्रिपोजिशन है किसके, बी स्क्वायर के, और ए ही हमारा इन्वर्सली प्रिपोजिशन है किसके, 1/c स्क्वायर के। सही है, मतलब सी के खाली। सो हमारा इसे जब हम कांस्टेंट इक्वल करेंगे तो ए जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रिपोजिशन होगा किसके, बी स्क्वायर अपॉन सी के। सही है, ये हम जब इसे दोनों प्रिपोजिशन को, अगर ये यहाँ पर देखो यही चीज मिक्स करनी होती है, ये चीज ध्यान देनी होती है। अगर ये क्वेश्चंस में मुझे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में सी इन्वर्सली प्रिपोजिशन ए के दे रखा होता, जैसे कि सी जो होगा मेरा, सी इधर होता और ए मेरा इधर होता। सो मुझे जो है सारी की सारी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर ए लिखना है मुझे, तो मुझे सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर ए की चाहिए जब मैं प्रिपोजिशनलिटी साइन लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं अपना इसे सेम करके, जैसे अब ये यहाँ पे दोनों जगह ए हो, अब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा। मीन्स यहाँ पर अगर मेरी तीसरी वैल्यू भी गिवन होती, इसके साथ अगर मुझे ए, जैसे ए इज इन्वर्सली प्रिपोजिशन किसके, जेड के दिया जाता, तो मेरा ये वो भी सी इंटू जेड हो जाता। मीन्स यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू सेम चाहिए होती है। अगर यहाँ पर कोई सी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो मेरे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू सेम लेकर आनी है एक साइड पर, जब उसे प्रोपोर्शनल, मतलब जब उसे इक्वल, जब हम यहाँ पर इक्वल रखेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रही तो हम उसे सेकंड केस बना के सोल्व करेंगे। सही है, मीन्स हम इसे जब तक हमारी ये सारी की सारी, अगर एक साइड में LHS या RHS में दोनों साइड एक जगह हमारा बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए दोनों वैल्यू। सो अब मैं जैसे इस वाले केस में मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता तो क्या लगेगा मेरा, ए के प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह पे मैं के लगा देता हूँ, के बी स्क्वायर अपॉन सी। सही है, ये मेरी वैल्यू बन गई। अब मेरी मुझे यहाँ से पूरे क्वेश्चन से क्या निकल गया है, ए इक्वल टू के बी स्क्वायर अपॉन सी। अब इसके बाद मुझसे पूछा क्या है, ए पूछा है जब कब, व्हेन बी इक्वल टू 6 हो एंड सी इक्वल टू 3 हो। सही है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी मैं देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, मुझे के की वैल्यू तो निकलने की नहीं है। सो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बाद में रखा गिवन डेट, ए क्या है मेरा, ए क्या है मेरा, जैसे मैं क्वेश्चन में रखूंगा ए इक्वल टू 16 है मेरा, बी इक्वल टू क्या है मेरा 4 है, तो b इक्वल टू क्या है मेरा 4 है, 4 का होल स्क्वायर अपॉन c क्या है मेरा 2 है। सही है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी होगी। अब k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 16 इक्वल टू k, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, तो 16 से 16 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 आ गई। k की वैल्यू मेरी, k इक्वल टू क्या है मेरा 2, इसका k की वैल्यू मेरी 2 है। अब जब मुझे k की वैल्यू पता चल गई तो अब मैं किसी की भी वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे मुझसे a की वैल्यू निकलवाई थी, a की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, k b स्क्वायर अपॉन c। सो मुझे k की वैल्यू क्या है मेरी 2, b की वैल्यू क्या कौन से केस में क्या है, इस केस में b की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर अपॉन c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। सो b इक्वल टू, वो 2 इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 अपॉन 3। सो 3 से अगर मैं 36 को काटूंगा 12 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरी यहाँ पर 24 इसका आंसर हो। सही है, ये हमें जब हमें मतलब कोई सी भी वैल्यू आ जाए ऐसा करके हमें यहाँ से सारी वैल्यू हमें सोल्व करनी होती है। मीन्स कुछ नहीं, देखो बस वैल्यू निकालनी है। शुरुआत में हमें ये याद रखना है, शुरुआत में हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू निकल गई, फिर हमें जो केस दे रखा है उस केस में पुट करके सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे अपनी एंड तक। यही हमारा प्रोपोर्शनलिटी ऑफ वेरिएशन। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये इजी भी लग रहा हो या इजी, वैसे इजी है नहीं ये टॉपिक काफी। इसके ऊपर जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ना, मतलब इसके जब वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है वो काफी टफ लेवल की आती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको डायमंड ब्रोकन वाला मैं करा के दिखाता हूँ। वो केट में भी क्वेश्चन, केट का है वो क्वेश्चन है, मैं वो कराता आपको, मैं रफ करके आपको वही कराता। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारा, ए डायमंड इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो। मींस एक डायमंड है वो कहीं नीचे गिर गया या किसी ने तोड़ा उसे, एक वो टूट गया है, टूटने के बाद उसे कितने पीसेस में हुआ है वो, उसके नीचे गिरने के बाद, एक सपोज करिए आप कि वो नीचे गिरा है, उसके 3 पीसेस हो गए, तो 3 पीसेस उसका क्या हो गया, मींस वो उसका रेशियो क्या हो गया 1:2:3। मींस उसका फर्स्ट रेशियो 1, 2 और 3। जैसा आप सपोज करिए
ये क्वेश्चंस में जैसे आपको अगर नहीं गिवन है, यहाँ पे देखो ओरिजिनल वेट नहीं गिवन है, तो जितना हमें रेशियो गिवन हो, जैसे रेशियो क्या गिवन है, इन सबको सम करेंगे 1 + 2 + 3 क्या होगा हमारा 6। सो मैं सपोज करूंगा कि हमारा जो डायमंड था, डायमंड कितने ग्राम का था, 6 ग्राम का था। अगर आप सपोज करिए कि डायमंड जो है मेरा 6 ग्राम का डायमंड है और वो नीचे गिरा, तो उसका एक पीस कितने का बच गया, एक छोटा सा पीस हुआ वो 1 ग्राम का हो गया, एक जो उससे बड़ा पीस टूटा वो 2 ग्राम का हुआ, और एक उससे आधा पीस में रह गया। मींस किसी चीज को तोड़ा, जैसे मैंने इसे तोड़ा तो एक वो यहाँ पर टूट गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मींस एक वो आधे में से टूट गई और एक ये से, तो उसका ये मेरा 1 ग्राम हुआ, ये मेरा 3 पीस हो गए 1 ग्राम के, 2 ग्राम के और 3 ग्राम के। सही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया ना, वो टूट गया। अब इसके बाद हम कहते हैं द क्वेश्चन द प्राइस ऑफ डायमंड, जो प्राइस जो है डायमंड का, मतलब प्राइस जो है, प्राइस क्या है डायमंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। तो स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के क्वेश्चन के, इस वेट का स्क्वायर के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सही है। अब इफ आफ्टर ब्रोकिंग द डायमंड जो लॉस हुआ है हमारा, वो लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, हम बाद में निकालेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। सो अब हमने सपोज क्या कर रखा है पहले कि उसका ओरिजिनल वेट कितना है 6 ग्राम। सो अगर मैं प्राइस लगाऊं इसका, तो प्राइस हमारा इसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, के लगाऊंगा, तो मेरा वेट का स्क्वायर कितना है, मेरा वेट का स्क्वायर मतलब ओरिजिनल वेट कितना होगा मेरा 6 का स्क्वायर, मतलब मेरा ओरिजिनल प्राइस कितना होगा इसका, इस डायमंड का ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 36 के 6 का स्क्वायर प्लस के इंटू के। तो मेरा स्क्वायर ओरिजिनल प्राइस कितना होगा मेरा, तो प्राइस कितना होगा मेरा डायमंड का 36 इंटू के। सही है। ये मैं साइड में लिख लेता। अब मैं इसके बाद जो हमारे वो टूट गया है, मींस ब्रोक हुए हैं, उन पीसेस का अलग अलग करके, जैसे एक किसका बचा, एक हमारा एक प्राइस आया, जैसे एक हम फर्स्ट पीस का प्राइस निकाले हैं, फर्स्ट पीसेस का प्राइस निकाले, तो फर्स्ट पीसेस का प्राइस क्या आएगा मेरा कांस्टेंट के हमेशा सेम रहता है। जब अगर हम सेम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हमारा के जो होगा वो, अगर ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस में के जो होगा वो सेम होगा। सही है। वेट, तो अब यहाँ पर वेट कितना है हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पीसेस में 1 ग्राम। सो एक का वैल्यू मतलब 1 पीस की वैल्यू क्या होगी मेरी, मतलब 1 पीस का प्राइस कितना हुआ, फर्स्ट पीस का प्राइस जो हुआ उसके वैल्यू होगी मेरी 1 के। सही है। अब मैं सेकंड पीस का प्राइस निकालता हूँ, सेकंड पीस प्राइस। सो इसका सेकंड पीस प्राइस कितना आएगा, के इंटू ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 के। मीन्स ये हम क्या निकाल रहे हैं, प्राइस निकाल रहे हैं। प्राइस हमारा इस वाले पीस का क्या प्राइस हुआ, इस वाले पीस का क्या प्राइस हो गया और इस वाले पीस का क्या प्राइस होगा, क्योंकि अब टूट गया, तीनों का अलग अलग प्राइस होंगे इनके। अब मेरा थर्ड पीस का प्राइस क्या होगा, थर्ड पीस का प्राइस क्या होगा मेरा, के इंटू 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 के। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो हमारा जो ओरिजिनल तीनों पीस का प्राइस आया है, तीनों पीस का प्राइस क्या आया 1 के 2 के प्लस 3 के। सो यहाँ पर ये हमारा अब इसका प्राइस का मीन्स ये तीनों को, अब मैं जैसे ये पहले तो मैं इतने का बेच रहा था, एक अगर मेरा साबुत था, तो अब मैं पहले एक पीस को मैंने बेचा कितना 1 के का, दूसरे पीस को बेचा कितने का 4 के का, और तीसरे पीस को बेचा मैंने 9 के का। अब मैं इनका टोटल पीस प्राइस, मतलब इन तीनों का जो बेच के मेरा टोटल प्राइस क्या बना, मतलब टोटल अमाउंट मैंने कितना लिया, तो इन तीनों का मैं सम कर दूंगा। सही है। सो मुझे टोटल आफ्टर ब्रोकिंग का प्राइस क्या होगा, आफ्टर ब्रोकिंग प्राइस, टोटल आफ्टर ब्रोकिंग प्राइस क्या होगा मेरा, इन तीनों का जब मैं सम कर लूंगा, सम कर कितना होगा मेरा 13 प्लस 14 के लिए कितना होगा मेरा 14 के, कितना हो जाएगा मेरा 14 के। अब यहाँ पर देखो, यो मेरा जब टूटने के बाद जो मेरा मैंने पैसों का बेचा उन्हें, मतलब इस प्राइस 1 ग्राम को बेचा, 2 ग्राम को बेचा, 3 ग्राम को बेचा, तो इन तीनों का अलग अलग करके बेचूंगा क्योंकि तीनों अलग अलग टूट गए हैं वो। अब इन तीनों को जब बेचा मेरा, तो इनका वेट कितना, मतलब इनका प्राइस कितना हुआ मेरा, इनका प्राइस हुआ 14 के, और ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरा 36 के। तो अगर मैं एक साबुत को बेचता तो कितना का बेचता 36 के का बिकता, और अब मेरा कितना का बेचा 14 के का, तो मुझे लॉस हुआ है ना। सही है। सो मैं अब यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, देखो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ करके आपको ये बताता हूँ। सही है। तो अब हमें लॉस, अभी हमें क्योंकि देखो ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मीन्स बिफोर ब्रोकन के बाद से, तो बिफोर ब्रोकन माइनस, और मतलब आफ्टर ब्रोकन
आफ्टर ब्रोकन मीन्स मैं अगर एक साबुत अगर मैं इसे साबुत को ही बेचता हूँ तो कितना का बिकेगा मेरा 36K का, और वो ब्रोकन के बाद जैसे इस रेशियो में वो टूट गया है तो उसके बाद कितना का बिका वो मेरा 14K का। सही है। और यहाँ पे जो लॉस हुआ ये मतलब मुझे इतने का जो लॉस हुआ है वो लॉस क्या, वो लॉस मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देखो इफ आफ्टर ब्रोकिंग द डायमंड द इन द लॉस इन द क्वेश्चन मतलब द लॉस इज टू कितने रुपीज का हुआ मुझे 39,600 का मुझे लॉस हुआ। सही है। तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, के की वैल्यू निकाल लूंगा अपनी 26 वो 36 माइनस 14 22 इंटू के इंटू 36 9 के इज इक्वल टू। अब इसे मैं जब के से कैंसिल आउट करूंगा तो के से कितने पे जाएगा ये 1800 पे, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1800। अब मेरी के की वैल्यू क्या आ गई 1800। अब मुझसे पूछा क्या है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था मेरा, ओरिजिनल प्राइस क्या था मेरा 36 इंटू 1800 मतलब के 36 इंटू के था ना ओरिजिनल प्राइस, तो 36 इंटू 18 वो कर दूंगा मैं 1800 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 64 मीन्स अभी मैं आपको 6400 हमारा मैं 800 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सही है। ये हमारा इसका आफ्टर ब्रोकन के बाद मतलब हमारा बगैर टूटे वो इतना का उसका आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे ये ज्यादातर क्वेश्चन प्रिपोर्शन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। सही है। या ये हमारा मतलब प्रिपोर्शन में जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो डायमंड ब्रोकन पे बनेंगे, या हमारे कोई लोहा टूट गया है सोना टूट गया है इस चीज पर ही बनेंगे, और उन्हें सबको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट हमारा जैसा हमने ये करा ऐसे ही होगा। सही है। तो आज का हम यहाँ पे अपना प्रिपोर्शन एंड वेरिएशन हमने जो पढ़ा है ये डायरेक्ट आपको अगर ये शुरुआत से एंड तक ये जितने भी इसका मोस्टली इसमें आपने कहीं पे भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आप ये पूरा क्वेश्चन सारे मोस्टली हो जाएंगे इसके प्रिपोर्शन एंड वेरिएशंस के ऊपर। सही है। तो आज का हम ये भी बाइंड अप करते हैं अपना, और आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी क्वेश्चन हो या प्रिपोर्शन एंड वेरिएशन पर आपको जो नहीं हो रहा हो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसमें हम डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक पड़ा है, आप ज्वाइन होकर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको उसकी क्वेरी है या कुछ भी हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है। ओके, तो आज हम अपना यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।